नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी की बात करेंगे और मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या हुआ है ममता बनर्जी को? ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी काफी घबराई हुई हैं। पिछले कुछ समय में हमने उनके जो पूर्व के घोषणाएं हैं, जो उन्होंने बड़ा दम भर के ऐलान किया था, ऐलाने जंग किए थे, उसमें यू टर्न देखने को मिल रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं करने दूंगी बंगाल में, पता नहीं क्या क्या कहा था। मालदा, खास तौर से मुर्शिदाबाद में हिंसा भी हुई थी। दो पिता पुत्र चित्रकारों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनको काट दिया गया था। बड़े पैमाने पर वहां से हिंदुओं का पलायन भी हुआ था पड़ोस के जिले में। उस पर यू टर्न ममता बनर्जी का, बाद में नोटिफिकेशन जारी करवाना कि 5 दिसंबर तक इसको आप अपलोड कर दीजिए, कहाँ कहाँ वक्फ की संपत्तियां हैं। और अब हम देख रहे हैं एसआईआर पर, तो इन्होंने कहा था कि जान दे दूंगी एक भी नाम कटा तो। नाम तो बहुत कट रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों के कट रहे हैं जो इनवैलिड हैं, जो योग्य नहीं हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। अब इस पर भी इनके नरम रुख और सुर सुनाई पड़ रहे हैं सबको। ये चेंजेस क्यों आए हैं? और अभी एक बयान और भी दिया था, उस पर भी जरा बात करेंगे। तो ये बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के रवैये में? सर, मुझे पहले तो आपको बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ही, मैं जब आपके साथ था कई दिन पहले, आपने ये कहा था कि ममता बनर्जी इस बार कुछ भी ऊपर नीचे करेगी तो वो अमित शाह के ट्रैप में रहेगी। तो ये बात आपको ज्यादा जल्दी मालूम हुई, ममता बनर्जी थोड़ा देर में समझी, लेकिन उसने इस बात को जो है ये समझ लिया। दरअसल ममता बनर्जी की इस बात को दो तरह से समझा जा सकता है। देखिए, एक तो ये था कि वो, मुझे याद है नंदीग्राम में आप सब लोग भी देख रहे थे जब पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और लगभग हारने की स्थिति में थी, पूरे प्रदेश में उसको ऐसा लग रहा था। तो याद कीजिए, गाड़ी का दरवाजा से पैर टकराने वाला जो पता चला कि वहां लगा नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने अगले दिन उस पर पैर पे प्लास्टर भी चढ़ गया। उसके बाद नमन्ना में उसने जुलूस निकाला। दरअसल ममता बनर्जी को दो तरह से हमें समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी हर तरह का इस्तेमाल करती हैं, साम दाम दंड भेद। और अभी तक की पॉलिटिक्स में आ, उनको कम से कम जब से उन्होंने सत्ता ली, कोई हरा नहीं पाया है। हरा नहीं पाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सीटों से, वो नैरेटिव सेट करने में आ गई थी। पहली बार उनको, पिछली बार नैरेटिव में बीजेपी ने एक टक्कर ली, चुपचाप कमल छाप ये सब चीजें रही। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमने देखा कि ममता बनर्जी ने उस बार को, इस बार लेकिन ममता बनर्जी इस दांव का इस्तेमाल क्या कर रही है, दो तरह से दिखता है। एक तो ये लगता है कि वो ये समझ रही है कि पिछली बार वाला करिश्मा इस बार हो सकता है न चले, क्योंकि देखिए बीजेपी ने डिलीवरी का जो है मैकेनिज्म तमाम जगह पे बनाया और अब जहां भी जीतती आ रही है वो बड़े बहुमत के साथ जीतती हुई आ रही है। वो कोई स्पेस नहीं दे रहा वहां मतदाता। एसआईआर एक ऐसा मसला हुआ कि जो हम लोगों की कहावतें थी कि मरे हुए लोग इसी दिन जिंदा होते हैं जिस दिन वोट पड़ता है। तो बंगाल में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो लोग थे मुर्दा, वो जिंदा रहते थे। वैसे तो हम लोग ये मानते हैं, वैसे मुझे लगता है कि पहले हमारे बुजुर्ग लोग मान लेते होंगे, क्योंकि बंगाल में तो ये कहा जाता था ना कि वहां मुर्गा, वो आदमी को बकरा बना लेते हैं, जो मजदूर जाते हैं उनको बकरा बना के रखते हैं। बंगाल का काला जादू आपको मशहूर होगा। तो वो काला जादू राजनीति में ज्यादा दिखाई दे रहा है। पहले उस काले जादू को सबसे बड़ी महारत थी वामपंथी पार्टियों की। वो ये तय करती थी कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा, किसको सरकारी सहायता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसके बच्चे का एडमिशन होगा, किसका नहीं होगा।
ये तमाम चीजें वो करती थी। लेकिन ममता बनर्जी ने उनसे जादू सीखा और फिर उस जादू में इतनी महारत हासिल कर ली कि उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद और जो 24 परगना, दिनाजपुर, इन तमाम जगह पर जिस तरह से घुसपैठियों को एक ऑप्शनल वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी वोटर भी बनाए और ऐसे लोग भी रखे जो मुर्दों की जगह वोट देने आएंगे। मतलब बड़ा गजब का पर काया परिवर्तन था। उन्होंने मात दी इस मामले में वामपंथ को। लेकिन अब एसआईआर एक ऐसा मसला हुआ, चूंकि पिछली बार मैं भी बड़ा दुखी हुआ क्योंकि डिस्ट्रेस कॉल आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। मैं चुनाव से जब भागा, 2.5 महीने तक जब आप रहते हैं तो सब लोगों से मिल भी जाते हैं, लोगों को यकीन भी होता है। उस रात हम देखते रहे और हमको लगा शायद बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा गलती की, ये हम लोग भी मानते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में लोगों ने उससे ज्यादा वोट किया, सीट भले ही 12 रह गई, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया, 90 सीटों पर आगे थी वो 2024 के लोकसभा में। जबकि 2021 के चुनाव में बीजेपी के नेताओं पर यह आरोप लगा कि वो अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाए। इसके बावजूद इसका मतलब यह है कि लोग वोट देना जानते हैं, लोग वोट देते हैं, उनको मालूम है हमको क्या करना। ममता बनर्जी इससे नहीं डरी है कि क्या हो रहा। ममता बनर्जी उन वोटरों की जिजीविसा से डर रही है। वो जानती है कि अगर ये 50 लाख नाम हट जाते हैं, जो अभी तक अलग अलग डाटा आ रहा, लेकिन 47-48 के करीब बैठेगा वो, उससे कम मुझे नहीं लगता 50 लाख के। अगर आप 7-62 में से 50 लाख नाम हटा देते हैं तो आप देखिए कितना हो गया। अगर आप इतने नाम हटा देते हैं तो 7 से 8% आप अंतर कर दिए, और ये 7 से 8% का अंतर पिछली बार के विधानसभा चुनाव के बीच का अंतर था दोनों पार्टियों के। तो जब वो हट जाता है और जो बढ़ रहे हैं उसमें मतवा कम्युनिटी के लगातार उनके लिए केंद्र सरकार ने वो बना दिए, कैंप लगे हुए हैं, सब चीजें हैं और उनमें वही तय कर रहे हैं। तो ये एक अद्भुत अंतर होगा। और चूंकि ममता बनर्जी जमीन को पढ़ने में मैं ये कहूंगा कि ज्यादा शार्प साबित हुई। आप देखिए बीजेपी के पास ले देखे शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा है जो उन्हीं की टैक्टिस, उन्हीं की तरह से जीतता है, वरना बाकी तमाम मुकुल राय और वो जो लोग आए थे, राजीव राय, सब निकल के भाग गए वापस, क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ ममता बनर्जी, याद है अर्जुन सिंह गया आया फिर गया आया, इस तरह से जो लोग भी मतलब वो रहे। मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी इस चीज को दो तरह से इस्तेमाल कर रही। एक तो वो वाकई डर गई है, दूसरा वो डरी हुई दिखना चाहती हैं। डर भी गई है, डरी हुई दिखना भी चाहती हैं। उनको ये लगता है कि उनका वोटर, खासतौर से वो महिला वोटर जिन्होंने पिछली बार उनके साथ खड़े होकर बीजेपी की एक आंधी को रोक लिया था। आंधी जरूर थी, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था। अब जा चाहे लोग कहें, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं ग्राउंड बोल रहा और रिकॉर्ड पे दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि इस बार ममता बनर्जी उसको रोकना चाहती हैं, उसके लिए वो इमोशनल वो भी बता रही हैं और अपने डर को भी बता रही हैं। क्योंकि देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में कल भी ये कहा गया टी विजय वाली याचिका पे कि बस आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप संख्या बढ़ा दीजिए, लोग मर रहे हैं तो। यानी एसआईआर के पास, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। संसद में आपकी बात सुनी नहीं जानी क्योंकि आप कोई इस तरह की बातचीत पे आपके साथ खड़ा नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर ये 50 लाख नाम हट गए और वो हटने हैं, आप उसको रोक ही नहीं सकते। आप जिंदा आदमी लाओगे कहां से, पेश कहां से करोगे बताइए। जो लोग चले लाओगे कहां से आप, जो वो तो कागज में तो आ जाता, क्योंकि जो लिख के ले जाता था आप कह देते हमारे चाचा हैं, ये कल वहां गए हुए मणिपुर गए हुए हैं, तो आप चले गए मणिपुर, चाचा चले गए। अब उस कर्मचारी को भी कोई लेना देना नहीं था, वो भी चला जाता था कि हाँ चाचा चले गए। तो ऐसे चाचा जो है 50 लाख चाचा निकल ली। अब उन सारे चाचाओं के जाने से ममता दीदी को जो दिक्कत होने जा रही, वो ममता दीदी को मालूम है, बाकी को किसी को मालूम नहीं। देखिए लड़ाई वहां ममता ही लड़ती है, उसके बाद अब अभिषेक है, बाकी तो सब उनके नाम के झंडे के नीचे है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि ममता बनर्जी उस चीज को पहचान भी रही है और उस चीज का एक आखिरी दांव के तौर पर इस्तेमाल भी करना चाहती है। तो जनता बताएगी भाई, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन आज की डेट में मैं उनको, चूंकि पिछली बार मैं उनको एक एक दिन पढ़ता रहा, मैंने देखा उनको, उनके सारे जो पैदल मार्च थे जो अक्सर कोलकाता में वो करती हैं और उनसे वो खड़ी भी हुई हैं, तो वो मैंने देखे थे। तो मुझे लगता है कि वो इसका इस्तेमाल ऐसे कर रही हैं सर। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद वापसी की है, और वापसी भी कोई छोटी मोटी वापसी नहीं है।
6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में उसके चीफ मिनिस्टर उसकी सरकार है, एक में नीतीश बाबू सहयोगी, और बाकी 3 स्टेट में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी के। 2 दूसरे प्रदेशों में एक उमर अब्दुल्ला और एक हेमंत सोरेन। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की कंसिस्टेंटली एक तरीके से कहें कि जीत हो रही है, घबराहट की वजह ये है, एक टेम्पो बना हुआ है। ये साबित हुआ है कि नरेंद्र मोदी के पीछे फिर से हिंदू लामबंद हो गए हैं, वोटर लामबंद हो गए हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो चरम पर है। और नो डाउट वो एक बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है ममता बनर्जी। उनके अपने सर्वे भी हो रहे होंगे, लोगों की नब्ज पर भी हाथ होगा। वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो बदलती हवा को भी भांपने में वो बहुत कहना चाहिए संवेदनशील है। तो उनको लग रहा है कि इस बार बंगाल में भी उलटफेर हो सकता है, इसलिए अतिरिक्त सक्रिय हो गई हैं। देखिए, उनकी रैलियों की संख्या बढ़ गई है। वो लगातार रैलियाँ कर रही हैं, कल भी शायद उनकी रैली है, उसके अलावा 9 में रैली है और चूँकि वही अपने आप स्टार प्रचारक हैं। देखिए, ममता बनर्जी जानती है मुझे लगता है बहुत सारे नेताओं से ज़्यादा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को पहचानती है। क्योंकि जैसे तेजस्वी या तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम कुछ भी कहिए। अभी भी इतने दिन तक वो इशारा ज़रूर करती है वहाँ, लेकिन वो जानती है कि उनके पास सामने कोई नहीं है, तो वो बार-बार बीजेपी के उस चीज़ पर इशारा ताकत पर अटैक करती हैं, जो वाक़ई ग्राउंड पे नहीं है। वो जानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में और कोई सानी नहीं है, कोई भी नेता उनके पास उनको ये मालूम है अच्छे से, वो जानती हैं कि महिलाओं में उनके लगभग गले तक पहुँच गए थे। एकदम आप देखिए पिछली बार के चुनाव को तो मैं मानता हूँ कि इतनी जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जो इतनी तो उनको मालूम है कि हमको क्या है। तो मुझे दूसरी चीज़ एक ये लग रही है कि ममता बनर्जी जिस तरह से ये देख रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को तो वो पीछे कर नहीं पा रही हैं। दूसरा कि अब और ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली अमित शाह ने ज़्यादा पिछले कुछ समय के चुनाव से आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कमांड सँभाली और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अभी आप देखिए जंगल महल और ये तमाम इलाका जो माओवादियों का था या उनका था, उनके खिलाफ एक लंबे समय से गरज रहा होगा। तो अगर माओवादियों के खिलाफ जो वोटर्स है वही तो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तभी तो लेफ्ट हरा था। अगर उसको ये पता चलता है, वो दिख रहा है, पता चलता का मतलब तो पूरे देश को पता चल रहा कि नक्सल को पहली बार किसी नेता ने जड़ से मिटाने की चुनौती ली और उसको मिटाया और तब तक वो डेट आ जाएगी, जब तक वोट पड़ेंगे तब तक वो डेट रहेगी। तो वो एक बड़ी चीज है। दूसरा क्या है कि आप जिस चीज की बात कर रहे हैं क्योंकि एक दौर होता है, जो शुरुआती दौर था अगर आप देखेंगे 47 से लेके मतलब 51 टू 52 का जो पहला चुनाव था, उसके बाद से 67 तक एक कंसिस्टेंसी का दौर था, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी थी आपको। उसके बाद एक दौर आता है जो जिसमें कई सरकारें बदलती हैं। फिर उसके बाद आपने देखा 2014 के बाद हम एक ऐसे दौर में जहां कंसिस्टेंसी प्रिवेल कर रही है। वो राज्यों में भी प्रिवेल कर रही है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई वहां 3 बार आएगी जीत के हरियाणा में। किसी को नहीं लग रहा था कि केरल में वापसी करेगी। तो ये एक जो जनता का मूड है वो उसको बता भी रहा है कि कंसिस्टेंसी सरकार की दिख रही है। अब ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है जिससे हर आदमी ये देख सकता है कि किसको कितने घर मिले हैं, किसको कितना शौचालय मिले, किसको कितनी है और साथ में हर ये चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें कि साहब उन्होंने राज्य सरकार कुछ कर रही है, लेकिन जो अन्न योजना है वो तो मिल रही है क्योंकि 80 करोड़ में तो वो भी आते हैं, बंगाल के भी लोग आते हैं, वो भी ले रहे हैं। तो उनको ये मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से टकराना है तो मोदी के खिलाफ नहीं खड़ा होना। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि देखो वो उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक ही बार वो कर सोच रही थी, उसके बाद उन्होंने उसको समझ लिया कि वो उनके बस का काम नहीं है, तो वो सिर्फ अपने राज्य में है इसीलिए क्योंकि वो जितना वेनम वो करती हैं या जो तुष्टीकरण की नीति की जो सर्वोच्च कला उन्होंने हासिल की हुई है कि वो राष्ट्र के कई हिस्सों वहाँ कई सारी चीज़ों के खिलाफ भी दिखने लगती है वो आबादी, जिसको वो संरक्षण देती है। तो ऐसे में वो जानती है कि वो इसके बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन वहां जिंदा रहने के लिए उनको हर एक काम करना होगा। उसके लिए देखिए पहले हुमायूं कबीर को उन्होंने टेस्ट किया, हालांकि हुमायूं कबीर सब पार्टियों में रह के जा चुका, सभी पार्टियों में रहा है।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे फायदा तो हिंदुओं को, मुसलमान का कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान तो मैक्सिमम उनके पास है ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने फिर देखा कि उनके भद्रलोक के अंदर भी कुछ लोग पिट चित रहे हैं, तो उन्होंने कहा निकल लो इससे, तो उसको निकाल दिया पार्टी से, फिरहाद हकीम ने निकाल के बाहर कर दिया, वरना इससे भी खतरनाक बयान देता था वो तो इसीलिए मुझे लगता है ममता बनर्जी इस सिचुएशंस का रियली एनालाइज कर रही है, और वो ये जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को काटना आसान नहीं है। ये बात देखिए, हम लोग देखते हैं तो वो भी तो, उनके पास तो ज्यादा सोर्स है ना हमसे, वो तो सिस्टम है ना, तो हर चुनाव का जितना एनालिसिस आप और मैं कर रहे हैं, बिहार का या राजस्थान, उसका महाराष्ट्र का या दिल्ली का या फिर हरियाणा का, उससे ज्यादा उनकी भी टीम कर रही होगी। तो वो मुझे लगता है कि वो ये डर तो जरूर होगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए आपको बहुत कुछ चीजें चाहिए, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि मोदी से सीधा तभी लेना जब वो यहाँ आ जाएंगे, तब आपके वोटर को मोटिवेट किया जा सकता है, जब उनसे कुछ हो, वरना तो मुझे नहीं लगता। और यही कारण है कि ममता बनर्जी इस समय बंगाल में जिस तरह से वो अपने कदम रख रही हैं, आप देखिए, भले ही कुछ भी कहिए, लेकिन उन्होंने अपना ग्राउंड तो बनाए रखा अभी भी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, उनके साथ मीटिंग की जी। और मीटिंग करके कहा कि चुनाव जीतना है, लग जाइए। सबको बताया भी है कि क्या करना है। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि कुल मिलाकर के मतदान से पहले तक करीब 13,000 जी। नुक्कड़ सभाएं, रैलियां, जनसभाएं और रोड शो वगैरह करने का टारगेट रखा है बीजेपी नेतृत्व ने। 13,000। जी। इसका मतलब मैसिव जो और बिल्कुल जिसको हम माइक्रो लेवल पर कहते हैं, नीचे तक जाकर के लोगों से संपर्क स्थापित करने और अपनी बात वहां तक पहुंचाने की तैयारी है। तो ये और बीजेपी ने दिखाया है, हरियाणा में भी दिखाया, महाराष्ट्र में भी दिखाया, दिल्ली में भी और बिहार में भी, कि जब वो पूरी सेना के साथ उतरते हैं नीचे तक, बूथ लेवल तक जाते हैं, तो किस तरह की तैयारियां करते हैं। हमने स्वतंत्र उनको देखा था, जो अपने बीजेपी के मिनिस्टर हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको एक खाट पर बैठे हुए थे एक साधु के पास में, और साधु का घुटना दबा रहे थे बैठे हुए, और उनसे बातचीत भी कर रहे थे। तो किस लेवल पर जाकर के वो लोगों को अपना लेते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा देते हैं, ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से इससे परिचित हैं। इसलिए ममता बनर्जी अब इस टैक्टिस पर उतर आई है। उन्होंने हाल में एक बयान दिया कि ये तो मतवा समुदाय को भी विदेशी बता देंगे। यानी उनको पता है कि मतवा 2019 के चुनाव में किस तरह लगभग एक तरफा बीजेपी के साथ था। उनको ये भी पता है कि ये समुदाय 2026 के विधानसभा चुनाव में भी निर्णायक साबित हो सकता है। इसलिए इस तरह के बयानबाजी। देखिए, अब हर चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि चुनाव है, तो रस्सी को सांप, सांप को रस्सी, वो सब चीजें दिखाने का प्रोसेस शुरू हो गया। वो जानती हैं कि मतवा लगभग 60-70 सीटों पर बहुत मायने रखता। मतवा की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनको भारत की नागरिकता का कैसे, मतलब वो सब चीजें हों। तो सीएए में सबसे ज्यादा उन्हीं को, ममता बनर्जी ने उन्हीं को डराया था, आपको याद होगा पिछली बार भी, 2024 में भी उनको डराया कि एनआरसी आ जाएगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा, तमाम चीजें होंगी वो। लेकिन धीरे धीरे राज्य बीजेपी ने उसको काटने में कामयाबी हासिल की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने डाटा दिया, दरअसल अगर मैं उसको पिछली बार के हिसाब से देखूं, हमने देखा जिंदगी में अमूमन आदमी तब वो काम छोड़ता है जब वो 70 या 80% मेहनत कर चुका होता है। 90% आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तब छोड़ते हैं जब वो उस काम में 2 साल 3 साल लग चुके होते हैं, फिर कहते हैं अब होगा नहीं, वो छोड़ देते हैं। जबकि उन्होंने देखा होगा कि वो उस रास्ते का 80% हिस्सा तय कर चुके होते हैं। बीजेपी इसके उलट पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम देखें, उन्होंने पिछली बार देखा तो उन्होंने ये नहीं कि यार इतनी मेहनत के बाद अब क्या करेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत मेहनत उनके कार्यकर्ताओं ने की थी, तो लगा था कि अब क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी ने अब नहीं, पिछली बार वो जीत को असंभव नहीं मानते। वो कहते हैं कि हार मिली तो प्रयास कम रहे होंगे, अगर प्रयास कम है तो इस बार ज्यादा करेंगे।
वो ये नहीं कहते कि हम हार गए तो 50 कहानियां। दरअसल यही अंतर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की इस बीजेपी की पॉलिटिक्स में, बीजेपी के हैंडल होने के बाद यही अंतर आया है। इसी अंतर से उन्होंने ये चेंज किया है कि अगर आप हारे हैं तो आपको बहाना नहीं चाहिए, अब कुछ प्रयास कम रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, पूरी ताकत है, वो दरअसल 100 सीट के लिए नहीं लड़ रहे। अमित शाह 100 सीट के लिए नहीं लड़ते। अमित शाह कहते हैं मैं जीत के लिए लड़ता हूं। तो बिल्कुल साफ है उनका कारण। तो अगर वो इतनी मेहनत की बात कर रहे हैं तो उतनी मेहनत वो करेंगे। और उतनी मेहनत का मतलब ये है कि उन्होंने पिछली बार जो टीएमसी की ताकत को एनालाइज किया है, उसको वो पूरी तरह से उससे ज्यादा मेहनत करनी है। अक्सर कहा जाता है, जैसे एक बचपन का जोक है, मैं आपको सुना देता हूं कि उसमें पाकिस्तानी ने कहा हम 24 घंटे मेहनत करेंगे, तो बंगला ने कहा कि हम 24.5 घंटे करेंगे। तो वो हंसने लगा, कहने लगे कि दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं पाकिस्तानी। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ से आधा घंटे सूरज हमारे यहाँ पहले निकलता है इस रण में। तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे आधा घंटा पहले करेंगे। तो लगभग यही बात है। ये जज्बा दिखाता है कि वो 13,000 मीटिंग करे, नुक्कड़ सभाएं, सब प्रधानमंत्री के दौरे भी आ चुके उसमें, वो भी अपना शुरू कर देंगे 8 या 18 से शायद, या जब ये डेट दी हुई है उसमें मैनेज किया हुआ। तो ये अगर शुरू हो जाएगा तो आप फिर ये मान के देखिए कि फिर तो लड़ाई बराबर पे आ जाती है ना। फिर लड़ाई वो नहीं रहती, फिर लड़ाई बराबर पे आ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि जो बीजेपी ने तैयार किया है प्लान, वो ममता बनर्जी को मालूम है कि ये सिंसियरली फॉट करते हैं। ये फाइट जो है बराबरी की लड़ते हैं, आधे मन से नहीं लड़ते। अब जैसे मुझे याद है पिछली बार जिस विधानसभा सीट में नक्सलबाड़ी में आती है, सिलीगुड़ी का वो हिस्सा था जहां हम लोग थे, जहां राहुल गांधी की सभा थी। दो सभा पहले से प्रस्तावित थी, एक सभा उन्होंने की, उसके बाद वो गए ही नहीं। उसमें आधे लोग थे, अपने आए, उन्होंने हाथ हिलाया, 2-4 मिनट बोले और निकल गए। तो लड़े भी और लड़े भी नहीं, झूठा भी कर गया और बारात से भी उठ गए। तो वो सब उनकी वो है, उसके मुकाबले मुझे लगता है बीजेपी बहुत सिंसियरली, और ये बात ममता जी को मालूम है। और ममता बनर्जी जानती हैं कि ये सारी रणनीति, जितनी तैयारियां हैं, पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करके जो हल्ला बोलने की और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनाने की जो मुहिम है, जो सोच है, इसके पीछे मोटा भाई है यानी अमित शाह है। इसलिए अमित शाह को टारगेट कर रही हैं। बल्कि उन्होंने तो बयान सीधे सीधे ये दे दिया कि अमित शाह की ही ये चाल है, एसआईआर। वो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे, हमें उकसाना चाहते थे ताकि हम इसका विरोध करें और उनको राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिल जाए। दरअसल इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे तेजस्वी और तमाम लोग थे, वो लोग पीएम को गाली देने में लगे हुए थे, जबकि पीएम वहां मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे। अगर आपकी लड़ाई है तो आपकी लड़ाई सीधी होनी थी नीतीश कुमार से, आपकी लड़ाई होनी थी सम्राट चौधरी से, आपकी लड़ाई होनी थी विजय सिन्हा से। अगर आप उनके साथ मुकाबला करते तो जनता आपको बराबर रखती, जनता आपकी बात को सुनने की कोशिश करती। लेकिन जैसे ही आप प्रधानमंत्री को घसीट रहे थे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको इससे क्या लेना देना कि राज करेंगे दो गुजराती। इसको दिमागी तौर पर उनके आदमी ने तो बहुत अच्छा बताया होगा, संजय झा ने, हरियाणा का है तो वो तो आप जानते ही हैं कि कैसे सोच के बताया होगा। कहना हाँ, लठ वहां मारो जी जहां दीवार से आ रहा, दीवार पे मारो, सारी दीवार टूट जाएगी, पीछे लाठी बज रही। तो वो जो पूरी लड़ाई उन्होंने शुरू की, वो एक ऐसे उनके साथ लड़ रहे थे जिनका वहां कोई मतलब ही नहीं था। भले ही आप उनको रणनीतिकार कहो, कुछ कहो, लेकिन जीतना या सिलेक्शन होना किसका था? सिलेक्शन तो लोकल के आदमी का था ना। तेजस्वी को कोई पीएम तो बनना नहीं था, तेजस्वी को एचएम नहीं बनना था, लेकिन वो लड़ाई वहां कर रहे थे। ममता बनर्जी ने, याद कीजिए, जब मोदी पे पिछली बार हमले बाद में बोलने शुरू किए थे, जब वो समझ गई थी कि अब लड़ाई सिर्फ मोदी के पास है, तो ममता बनर्जी ने इस बार अपना गोल पोस्ट थोड़ा चेंज किया, क्योंकि उन्होंने देखा बिहार में भी अमित शाह है, इससे पहले महाराष्ट्र की भी अमित शाह है, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी याद होगा आधे के इंचार्ज अमित शाह ही थे, पिछली बार भी इस बार भी। तो वो मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने ये ज्यादा बेहतर तरीके से सोचा कि अभी सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलने का समय उनको नहीं लग रहा। वो अमित शाह को टारगेट करके रखना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती है महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा क्रेज है प्रधानमंत्री मोदी का, और वो चाहती है कि
और उनके मुकाबले अमित शाह नहीं। तो उन्होंने एक अपना गोल चूज किया है। उनको मालूम है कि अमित शाह इस तरह के फैसले लेने में बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि रूथलेस पॉलिटिक्स है, तो वो अमित शाह करते हैं। तो उनको मालूम है कि अगर कोई साम दाम दंड भेद की नीति में उनके मुकाबले उनसे 21 हो सकता है, 19 नहीं, तो अमित शाह है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा सोच के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इतना समय निकाला आपने। और दर्शकों से निवेदन है कि वो, अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन जरूर दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और ग्रुप्स में भी अपने मित्रों को भी, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते। ऑल वाला दबाएंगे तो गुंजाइश बढ़ जाती है नोटिफिकेशन मिलने की। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उसको भी सहयोग करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।